Welcome back, all dear student. Today we are going to start lecture number 2 surface chemistry. इसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे भाई, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. अब फैक्टर अफेक्टिंग और रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होता क्या है. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को लेकर के. देखिए एक बात, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, जनरली रिप्रेजेंट किया जाएगा x बाई एम से. किससे? x बाई एम से. x क्या है? मोल्स ऑफ एडजॉर्बेट. m क्या है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट. तो आप देख रहे हो दोनों चीजों पे डिपेंडेंसी आ रही है. मोल्स ऑफ एडजॉर्बेट पे भी डिपेंडेंसी आ रही है और अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट पे भी डिपेंडेंसी आएगी. ठीक है, तो देखो द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट इन मोल्स अटैच टू द एडजॉर्बेंट कॉल्ड रेट ऑफ एडजॉर्प्शन. द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, कितना एडजॉर्बेट इन मोल्स में अटैच टू द एडजॉर्बेंट कॉल्ड रेट ऑफ एडजॉर्प्शन. अब बात आती है कि भाई रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इफेक्ट डालेंगे. तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग. तो फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. टॉपिक हमारा आज का यही है कि विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन. तो देखिए इसके अंदर आप लोगों को एक बात तो पता लगे, जनरली रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, x बाई एम से. रेट ऑफ एडजॉर्प्शन. तो देखिए इसमें क्या करना है हमें. सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स को मेंशन कर लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर होंगे. सबसे पहले हमारे पास नेचर, फिर स्टडी करेंगे हम लोग टेम्परेचर एंड देन प्रेशर, कंसंट्रेशन और फाइनली हमें स्टडी करना है क्या, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होगा. सरफेस एरिया. तो नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, इन फैक्टर्स को हमें डील करना है कि हाउ दीज फैक्टर अफेक्ट ऑन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन. किस पे इफेक्ट डालेंगे? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे. तो देखो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचर को लेकर. देखिए समझना है बहुत क्लियरली, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके. देखते जाओ. सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास नेचर को लेकर. तो नेचर में क्या होगा, देखो नेचर डिपेंड करता है कि भाई आपके पास आने वाला पर्सन मतलब एडजॉर्बेट. तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ एडजॉर्बेट. नेचर ऑफ एडजॉर्बेट लेट वी हैव टू कंसीडर. भाई ये तो बेंट है और ये आने वाला क्या है? बेट. ये हो गया एडजॉर्बेट और ये हमारे पास क्या है? एडजॉर्बेंट. अभी हम बात कर रहे हैं किसके नेचर की? एडजॉर्बेट के नेचर की बात कर रहे हैं ना. अब मान लेते हैं भाई नेचर जो एडजॉर्बेट है वो क्या है हमारे पास? गैस है. क्या है? गैस. अब गैस भी दो तरह की होती है. कौन सी? एक टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट गैस. तो टेम्परेरी गैस और परमानेंट गैस के बारे में भी बात करेंगे. तो देखो एक बार थोड़ा समझ में आया कि भाई क्या बात हो रही है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट में. मतलब आने वाला पार्टिकल किस नेचर का है? वो गैसियस नेचर का है और गैसियस नेचर में दो पार्ट में डिवाइड होगा. तो देखिए अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? नेचर के ऊपर. तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट में अगर मान लो हम लोग गैस कंसीडर करके चल रहे हैं तो हमारे पास दो तरह के हो गए नेचर. कौन कौन से भाई? एक तो हो गई टेम्परेरी गैस और दूसरी हो गई हमारे पास क्या? परमानेंट गैस. तो टेम्परेरी गैस और परमानेंट गैस में ऐसा क्या होगा भाई, ये वाली गैसेस जो है वो इजिली लिक्विफाई हो जाती है. क्या हो जाती है? इजिली लिक्विफाई. कारण क्या है? बिकॉज हैविंग मोर क्रिटिकल टेम्परेचर. और ये गैसेस नॉट इजिली लिक्विफाई बिकॉज हैविंग लेस क्रिटिकल टेम्परेचर. इनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है. अब दो चीजें हमारे सामने आ गई. ये टेम्परेरी गैस क्या है, ये परमानेंट गैस क्या है.
और ये क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर, समझ में आ रही है बात। देखो अब सबसे पहले बात कर रहा हूँ टेम्परेरी गैस को लेकर के। तो टेम्परेरी गैस वो होती है जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, HCl हो गया, अमोनिया हो गया, हम इसको इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। तो जिसको इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं वो कौन सी गैस हो गई, टेम्परेरी गैस। अब परमानेंट गैस की बात करते हैं। तो परमानेंट गैस कौन सी होगी, जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई और क्लोरीन गैस हो गई। ये सभी कौन सी गैसेस है, परमानेंट गैसेस। कौन सी है ये, परमानेंट। अब परमानेंट गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या लेना देना है तो वो भी देखते हैं। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल टेम्परेचर। तो देखो क्रिटिकल टेम्परेचर का मीनिंग क्या है, काफी सिंपल मीनिंग है क्रिटिकल टेम्परेचर का। क्रिटिकल टेम्परेचर में हम लोग क्या डील करने वाले हैं, देखो भाई जैसे मान लो ये हमारे पास कोई भी, जैसे आपने +1 में एंड्रूज एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ये प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म है, ठीक है। यहाँ से हमने ग्राफ ड्रा करना स्टार्ट किया, ये जो एरिया जनरेट हुआ ये लिक्विफाई एरिया होता है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो ये एरिया क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और फाइनली ए सिंगल पॉइंट कम वेयर अबोव विच ए गैस इज नॉट इजिली लिक्विफाइड। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो देखो अगर मान लो किसी गैस की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, अगर किसी गैस का 20 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर, किसी का 10 डिग्री सेल्सियस है, तो आप ये दिमाग लगाओ कि 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो ये गैस ही रहेगी, लिक्विड तो बन नहीं सकती, और ये 20 तक लिक्विड रहेगी और 20 के बाद क्या रहेगी, गैस। तो मतलब आप एक बात क्लियर कर रहे हो कि भाई अगर जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना लिक्विफाई एरिया होगा ना, लिक्विफाई टेम्परेचर होगा। मान लो एक का कितना टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेल्सियस, जो क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 50। तो मतलब 50 के बाद ये किस में कन्वर्ट होगी, गैस में। और 10 डिग्री सेल्सियस की हम बात करें, देखो मैटर क्या है, वही है भाई 20 डिग्री सेल्सियस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। इससे ऊपर एक गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, एक गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। और 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ये भी आपके पास क्या, जैसे ABC ले लेता हूं मैं, तो A जो है आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, 10 के ऊपर लिक्विफाई नहीं हो सकती और 50 के ऊपर भी लिक्विफाई नहीं हो सकती। लेकिन आप ये देखो ना 50 तक तो लिक्विफाई है ना, तो ज्यादा एरिया ज्यादा मतलब टेम्परेचर किसको मिला लिक्विफाई होने के लिए, इसको मिला। तो आप ये ध्यान रखना कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो गैस जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि उसका एरिया ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होगा, ज्यादा। जैसे मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस इसका क्रिटिकल, तो मैंने यहाँ रोक दिया। अगर मान लो ज्यादा होता तो मैं इस ग्राफ को और इंक्रीज कर देता, तो ज्यादा अगर ग्राफ इंक्रीज होता तो उसका लिक्विफाई एरिया बढ़ता कि नहीं बढ़ता, मतलब कि उसको इजिली लिक्विफाई हम कर सकते थे। अगर मान लो भाई किसी का 10 डिग्री है तो पता लगा अब नॉर्मल टेम्परेचर 25 है, तो वो तो गैस में ही रहेगा, हम उसको किसी भी कंडीशन में बैक ले ही नहीं जा सकते। समझ में आ रही बात। जैसे आपको कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर। अब बात आती है देखो किसके ऊपर, भाई टेम्परेरी गैस। तो टेम्परेरी गैस इजिली लिक्विफाई क्यों होती है, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा। मतलब ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर का मीनिंग दोबारा से क्लियर कर रहा हूं मैं, एक वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा लिक्विफिकेशन का एरिया बनेगा। 60 डिग्री है तो ज्यादा लिक्विफाई हो सकता है, मतलब कि 61 या 60.1 पे नहीं होगा, उससे पहले तो सारे एरिया पे क्या हो सकता है, वो लिक्विफाई। अगर किसी का 2 डिग्री सेल्सियस ही है तो उसमें लिक्विफाई एरिया ही कहाँ आया। ये बात क्लियर हो रही है कि भाई ये कौन सी गैस है, टेम्परेरी। टेम्परेरी में क्या होगा, इजिली लिक्विफिकेशन। परमानेंट में क्या होगा, नॉट इजिली लिक्विफिकेशन, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, कम, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा। अब ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी तक हमारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि भाई ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें क्या है ऐसा और क्या इसका नेचर में यूज है। तो ध्यान रखना, जो जितना जल्दी लिक्विड बनाएगा वो उतना ही ज्यादा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन शो करेगा। इट मीन्स टेम्परेरी गैस जो है उसका क्या होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। ध्यान रखना, लिक्विफाई, देखो लिक्विड है तो वो इजिली अटैच हो जाएगा, तभी मैंने नेचर क्या लिया, गैस लिया। गैस में 2 क्राइटेरिया बनाए, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी वाले केस में क्या बात करी हमने, टेम्परेरी वाले केस में ये बात करी जिसका लिक्विफाइड टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा।
क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो वो इजिली क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, तो परमानेंट गैस में इजिली लिक्विफाई नहीं हो पाएगा। तो नेचर के अंदर हमें ये बात करनी थी और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो अब आगे क्या करना है हमें, तो ध्यान रखना भाई, टेम्परेरी गैस होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन कर लेता हूँ सिंपल सा आप लोगों से। आप लोगों को मैंने ऑप्शन दिए ए बी सी और डी, -2 +2 3 डिग्री -1 डिग्री, इन चारों में किसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये क्रिटिकल टेम्परेचर आपको दे रखे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टीसी से। क्रिटिकल टेम्परेचर आपको दे रखे हैं, इन चारों क्रिटिकल टेम्परेचर में से मुझे ये बताओ कि कौन इजिली लिक्विफाई होगा। तो सिंपल सी बात, क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा है, इसका, तो ये इजिली क्या होगा, लिक्विफाई होगा, और इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। देखो बात, इसमें मैं आपको एक फॉर्मल कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। देखो जैसे A प्लस में B हमें C मिला, मतलब A क्या है, एडजोर्बेट, और B क्या है, एडजोर्बेंट। बेटा डेल्टा H क्या आया, माइनस आया ना। एक ली चैटलियस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, ली चैटलियस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये क्या बोलता है, अगर कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड। ये जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इस, ठीक है। देखो अब बात आती है, नेचर हो गया, नेचर के बाद हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हम फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में स्टडी करेंगे, और इस टॉपिक के बाद जस्ट मैं आपको करवाऊंगा अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिफरेंस। देखिए अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, टेम्परेचर पे। सेकेंड हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। थोड़ा बहुत मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि भाई फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन होते क्या हैं, लिटिल बिट डिस्कशन करेंगे। देखो फिर हम लोग प्रॉपर चैनल से भी करेंगे इसको। फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब होता है पार्टिकल जो अटैच होगा ना, सिंपली जैसे मान लो ये पार्टिकल जैसे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, अब ये पार्टिकल हटा दिया, ठीक है, फिर पार्टिकल अटैच हो गया, हट गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, टेम्परेरी मार्कर है ना। अब देखो अगर मान लो हम परमानेंट मार्कर ले ले तो हमने कोई अगर लाइन खींच दी तो ये मिटेगी नहीं, देखो मिट नहीं रही ना। तो इसका मतलब जैसे हम कोई भी अगर परमानेंट मार्कर होगा तो ये नहीं मिटेगी, और टेम्परेरी होगा तो इजिली मिट जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, दो तरह के बॉन्डिंग हो गए, एक तो क्या हो गए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, और एक कौन से हो गए, वीक बॉन्डिंग। तो इसमें कौन सा होता है, वेंडरवाल फोर्सेस होते हैं, और इसमें कौन से होते हैं, केमिकल बॉन्ड, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इसमें जो वेंडरवाल में होगा वो कौन से होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, और इसमें कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखो एक और बात करते हैं इसके अंदर, बाकी तो मैं आपको डिफरेंस के अंदर बताने वाला हूँ सारी चीजें। इसमें जो हीट रिलीज होगी वो कम होगी, क्योंकि इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसमें हीट रिलीज क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ जो रिलीज एनर्जी है वो इसमें क्या होगा, आपके पास कम होगा, और इसमें क्या होगा, ज्यादा। रिलीज तो होगी, एडजॉर्प्शन का मतलब है रिलीज तो होगी। ठीक है, अब हम जो मेन पॉइंट है जो टेम्परेचर में यूज होने वाला है उसको भी देख लेते हैं। देखो अब मान लो हमारे पास एक सिंपल सी बात लेकर के चल रहे हैं, अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ पर लग गया, ठीक है, और अंदर नीचे से हीट की गई, हीट करते क्या होगा, पार्टिकल हट जाएगा, पार्टिकल हट जाएगा ना, क्योंकि उसमें कौन से बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। आपने क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ाते ही पार्टिकल हट गया। टेम्परेचर बढ़ाते ही अगर पार्टिकल हट रहा है तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। देखो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ एक बार, ठीक है, एक मिनट यहाँ प्रेजेंट कर लेते हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, और यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, टेम्परेचर।
ठीक है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, देखो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, पार्टिकल्स डिटैच होते जाएंगे, मतलब हटते जाएंगे पार्टिकल्स। समझ में आ रही बात ये? तो पार्टिकल्स अगर कंटिन्यूअसली हटते जा रहे हैं तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ व्हाट? फिजिकल एडजॉर्प्शन। किस केस में? फिजिकल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कौन से फोर्सेस हैं? वीक फोर्सेस। अब बात कर लेते हैं हम किसके? केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में। तो भाई केमिकल वाले में देखो क्या होगा, जैसे ये x/m है और ये है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे भाई? कंटिन्यूअसली पहले इसको टेम्परेचर देंगे, ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे बॉन्ड, ये चलता जाएगा इस तरह से, फाइनली बॉन्ड टूट जाएंगे। देखो क्या होगा स्टार्टिंग में, किस केस में? केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में। किस केस में? केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में स्टार्टिंग में तो हमारे पास क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर मान लो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, अब नीचे से हीट दी जा रही है, वो बॉन्ड हट थोड़ा ना रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन है, जो बॉन्ड बने हुए हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पहले तो वो टूटेंगे। जब वो टूटेंगे, देखो हम इसको टेम्परेचर देते गए और यहाँ x/m है, इसको एक बार समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास ये पार्टिकल अटैच है, ठीक है। ये पार्टिकल अगर अटैच है तो इसके ऊपर, और देखो ये मेन इंटरेक्शन है, ये जो मेरे हाथ का और ये वाला बोर्ड का है, ये मेन इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन हो रखा है। कौन सा इंटरेक्शन? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। कौन सा? स्ट्रॉन्ग। अब ऊपर मान लो पार्टिकल आए जा रहे हैं, लेकिन नीचे इसको हटने के लिए मान लो 400 किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो नीचे से हीटिंग होती जा रही है, 200 हुई, अब 300 हुई, 350 हो गई और 399 हो गई, और जैसे ऊपर से पार्टिकल आते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही 400 टेम्परेचर या कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर हुआ तो ये बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। अब बॉन्ड टूट गया तो ये पार्टिकल्स भी क्या होते जाएंगे? सारे के सारे डिटैच होते जाएंगे। तो देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया, केमिकल वाले केस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से पहले आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, बॉन्ड नहीं टूटा, ए टेम्परेचर कम एट दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि कंटिन्यूअसली क्या हुआ? डिसॉर्प्शन, मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो गया? डिक्रीज। पहले रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, किस किस के बीच में? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। उस बॉन्ड को ब्रेक किया कहां पर? इस टेम्परेचर के ऊपर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो गए, क्या हो गया? कंटिन्यूअसली रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो गया। समझ में आ रही बात ये? तो आप लोगों ने टेम्परेचर में क्या इफेक्ट स्टडी करना है, पर दोबारा समझते हैं इस चीज को। देखो हमारे पास ये x/m है, जिसको हम बोलेंगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, और ये हो गया हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। क्या होगा इस वाले केस में? कंटिन्यूअसली जैसे जैसे टेम्परेचर देते जा रहे हो और ये डिक्रीज होता जा रहा है। ये किसका केस है? ये केस है फिजिकल एडजॉर्प्शन का। किसका? फिजिकल एडजॉर्प्शन का। और फिजिकल एडजॉर्प्शन में जनरली क्या होते हैं? वीक फोर्सेस। कौन से होते हैं? वीक फोर्सेस। तो आप इसमें सिंपली डिफाइन कर सकते हो, इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, as we increase the temperature, rate of adsorption decreases because weak forces, or you can say van der Waal forces. अब इसकी बात कर ले तो इसमें क्या होगा? In case of chemical adsorption, initially we increase the temperature, rate of adsorption increase because रीजन क्या है हमारे पास? रीजन ये है कि bond dissociation, up to bond dissociation enthalpy, temperature increases, rate of adsorption increases up to bond dissociation enthalpy. After bond dissociation, the rate of adsorption decrease by increase of temperature. इस टेम्परेचर से पहले तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, और फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो पहले इंक्रीज होगा और फिर क्या होगा? डिक्रीज। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन व्हाट? एडजॉर्प्शन ऑफ फिजिकल एज वेल एज केमिकल एडजॉर्प्शन। दोनों पे हमें इफेक्ट बताने होंगे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और बता देता हूँ ताकि आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आए।
तो केमिकल एडजॉर्प्शन में आपने देखा एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी हमें, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ी, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट तक जाने के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी। जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंस और आ जाएगा, फिजिकल में कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती और केमिकल में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हमें। देखो अब आगे क्या करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सरफेस एरिया ले लेते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में क्या करना है हमें, देखिए एक बार। अगर मान लो भाई, जैसे एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, अगर मान लो सरफेस एरिया किसका लिया जाता है, एडजोर्बेंट का। किसका लेंगे अब हम, बेंट के बारे में बात करेंगे। एक एरिया तो बेंट का इतना है, मान लो ये एरिया है बेंट का और एक एरिया बेंट का इतना है। तो एक बार बताओ, पार्टिकल्स किस पे ज्यादा अटैच हो सकते हैं, जिस पे ज्यादा सरफेस एरिया हो गया ना। तो मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ एडजोर्बेंट, मोर विल बी एडजॉर्प्शन, मोर विल बी एडजॉर्प्शन। तो सीधी बात लिख सकते हो आप, मोर इज द surface area of adsorbent, more will be rate of adsorption। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, हमारे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है इसके अंदर। तो देखिए प्रेशर समझ लो, कंसंट्रेशन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के। प्रेशर इफेक्ट क्या होगा, देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बहुत सिंपल से केस की। एक बात बताता हूं आपको, फिजिकल और केमिकल में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो वो आपकी हेल्प करता है टेम्परेचर, क्योंकि दोनों केस में अलग अलग इफेक्ट शो करता है। लेकिन प्रेशर दोनों में सिमिलरिटी शो करता है, दोनों केस में प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। देखो कैसे, अब मुझे एक बात बताना आप, भाई ये मैंने एक बॉन्ड बनाया, अब आपको कब पता लगेगा ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, जब आप इसको हटा करके देखोगे। क्लियर है, लेकिन आपने तो इसको हटाया ही नहीं, आप इसके ऊपर प्रेशर लगाए जा रहे हो। तो ये फिजिकल, ये वीक बॉन्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, दोनों केस में प्रेशर क्या होने वाला है, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। भाई प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई हम हटा थोड़ी ना रहे हैं, टेम्परेचर के केस में तो हम हटा के देख रहे थे कि भाई ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या हो रहा है अब प्रेशर वाले केस में क्या होगा, हम इसका कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर पार्टिकल और अटैच करने हैं। कैसे, बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो जब प्रेशर अप्लाई होगा तो उन दोनों केस के अंदर क्या होता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। तो व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए इस वाले केस में हम क्या बात करेंगे, प्रेशर वाले केस के अंदर। तो देखिए बेटा, अब मेरे पास एक ग्राफ ले लेते हैं हम लोग, पहले सिंपल सा एक ग्राफ ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, प्रेशर, ये हो गया हमारे पास x/n, दिस इज व्हाट, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। मैंने आपको बताया भाई आने वाले पार्टिकल के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा ही, तो बढ़ेगा तो बढ़ाओ। अब हम प्रेशर लगाते गए, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता गया, लेकिन क्या होगा, एक टाइम तक ही तो बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, प्रेशर आप जैसे मान लो मेरे पास जैसे ये कैप है, ठीक है, इसमें हम प्रेशर लगाता जाऊँ तो कंप्रेस होता जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि इतना प्रेशर लगा दो ये गायब ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एक लिमिट तो आएगी जहां पर क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर लगाया हुआ काम नहीं करेगा। तो सेम थिंग यहाँ पर है कि आप प्रेशर लगाते जा रहे हो, लेकिन ए टाइम टू कम क्या हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। क्या ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पे जीरो है, जीरो या ओ मान लो कुछ भी, यहाँ तक तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गया,
फिर एक टर्निंग पॉइंट बना बी, और यहाँ पर क्या है हमारे पास सी। समझ में आ रही बात? तो इस वाले केस में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको एक बात पता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। जैसे मान लो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, मान लो 373 केल्विन पे, इसके 373 केल्विन पे। अब मैं मान लो एक ग्राफ और जनरली आपको दिखा दूं, मान लो ये ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ और आपको दिखा दूं, एक ग्राफ और आपको इंडिकेट कर दूं। तो भाई मैंने यहाँ पर एक चीज और बता दी कि भाई टेम्परेचर का भी क्या इफेक्ट होगा प्रेशर के साथ साथ। तो देखो एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ग्राफ ड्रा करते हैं ना, तो ये बन रहा है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी टेम्परेचर चेंज करने से ग्राफ में क्या चेंजमेंट आएगा। तो आप देख रहे हो कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एडजॉर्प्शन घटता है। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होना चाहिए? घटना चाहिए ना। तो ये टेम्परेचर अगर 373 है तो ये क्या टेम्परेचर होगा? ये ज्यादा होगा इससे, मान लो 380 केल्विन मान लो। टेम्परेचर बढ़ा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन घटा, और अब टेम्परेचर घटाओगे तो क्या होगा? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो समझ में आ रही है बात? अगर टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ ऑब्जर्व होंगे। लेकिन आप एक बात देखो, यहाँ पर हम पूरा एक ग्राफ, पूरा का पूरा एक ग्राफ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही तो बना रहे हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहे हैं ना। और कांस्टेंट टेम्परेचर में जितने भी सिस्टम चलते हैं उसको आइसोथर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। मतलब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। अब मैंने ये आपको एक प्रोस्पेक्ट बता दिया कि भाई क्या चेंजमेंट आएगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए बाकी के ग्राफ में यहां से रफ कर देता हूं। तो देखिए अब मुझे बात करनी है इसके ऊपर, आप वो ग्राफ भी राइट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए। अगर टेम्परेचर अगर वो लेते तो ग्राफ में क्या चेंजमेंट आता, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर, ये कौन सा ग्राफ है? फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंने 3 क्राइटेरिया बनाए। एक तो ये क्राइटेरिया बना मेरे पास, ठीक है, एक मेरे पास ये वाला क्राइटेरिया बना है, और एक मेरे पास ये वाला क्राइटेरिया बना है, ठीक है। 3 क्राइटेरिया बने हैं, तीनों की मैं एक बार इक्वेशंस के बारे में आपको बता देता हूँ। 0 to a गए तो x/m जो है, एक मिनट इंडिकेट कर देते हैं इसको, x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रेशर के है। अब आप देखो B to C कोई भी इफेक्ट नहीं है, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो। P0 मतलब सीधी सी बात लिख देता हूं, जो x/m है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब दिमाग में एक बात आती है कि भाई फिर ये क्या है, इसमें बढ़ेगा भी कांस्टेंट भी होगा, दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। एक इरेगुलर चेंजमेंट आ रहा है तो हमें नहीं पता ना कि क्या होगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p 1/n। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/n। तो देखो फ्रैक्शन की टर्म में ना कितना फ्रैक्शन इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंने एक बात देखी भाई, मुझे इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है जितना प्रेशर बढ़ेगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। इसके बारे में भी मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन में चेंजमेंट नहीं आएगा। तो अब हमें किसको फाइंड आउट करना है? इसको। और ये इक्वेशन ही क्या है? फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। ये क्या हमारे पास? फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। अब करते हैं इसके बारे में, देखिए एक बार। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं a to b। आप लोग यहाँ पर ये दिखा भी सकते हो भाई, 0 to a हमने क्या लिया, ठीक है, 0 to a हमने लिया x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और b to c हमने क्या लिया, ठीक है। ये सारी चीजें आप इंडिकेट कर सकते हो, बट कोई
रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन ये इक्वेशन चलेगी ए टू बी। एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, P1 अपॉन में n आया हमारे पास। P1 अपॉन में n आने के बाद देखो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहले नेचुरल लॉग ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दोनों चीजें सेम है। पहले मैं कांस्टेंट जनरेट कर लेता हूँ, एक्स बाई एम क्या आ गया, के P1 अपॉन में n। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है ये, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम एंटी लॉग भी लेंगे तो 2.303 से वैसे भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से सेम है ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस में log b। ठीक है, log आ गया x बाई एम। अब हमारे पास एक बार मैं बता देता हूं आपको क्या जनरेट हो चुका है। P1 अपॉन में m, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करते हैं, इस इक्वेशन को देखो, log x बाई एम log ऑफ k 1 अपॉन में n आगे आ जाएगा, और ये क्या बन गया हमारे पास, p। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन चुकी है। y किसके बराबर है, c, और ये हो गया हमारे पास mx। ठीक है, एक ग्राफ और जनरेट हो जाएगा इसका, देखिए कैसे जनरेट होगा। log x बाई एम कहाँ पे है, y एक्सिस पे है, तो यहाँ पर आ गया log x बाई एम, log k और 1 अपॉन में n और log ऑफ p। तो हमारे पास m स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव आने दो। ठीक है, 1 मिनट, स्लोप इज पॉजिटिव तो स्लोप को पॉजिटिव जाने दो। ठीक है, अगर अब हो जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और बिलो आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, 1 अपॉन में हमारे पास क्या हो गया, n। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है, log ऑफ k, क्या है हमारे पास, log ऑफ k, और log p कहां पर है, हमारे पास x एक्सिस पे। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है आपके पास, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का है। समझ में आ रही है बात ये। अब सबसे लास्ट में एक टर्म और पढ़ेंगे हम लोग, क्या, कंसंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन भी बिल्कुल सेम होगा, जैसे ही आपके ऊपर इसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, प्रेशर का, तो सेम टू सेम किसका इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन का। कुछ भी नहीं करना, पूरे प्रोस्पेक्ट में P की जगह क्या ले लेगा, कंसंट्रेशन। क्या लेगा ये, कंसंट्रेशन। ग्राफ भी सेम, सब कुछ सेम रहेगा, और फाइनली जो इक्वेशन बनेगी वो भी सेम रहेगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या आएगा, log c, बस ये हो गया, ये किसके लिए हो गया, कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या करना है बेटा, प्रेशर को रिप्लेस करना है किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ, बिकॉज इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड कंसंट्रेशन इज इक्वली सेम इन बोथ द केसेस, बट प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, और यू कैन एक्सप्लेन बाय फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, जो भी हम बात कर रहे थे। ठीक है, देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होते हैं, वीक वेन डर वाल फोर्सेज होते हैं, और यहाँ पर क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग और यू कैन से केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब वीक फोर्सेज होंगे तो वहां पर क्या होगा, वीक फोर्सेज के केस में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, लो होगा, और स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। मतलब यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पर कम एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन दिस केस, इसमें कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि सरफेस पे कंपाउंड जब बनेंगे जब कोई केमिकल बॉन्ड बनेगा, इसमें क्या होगा, सरफेस कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड बनेंगे। द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल तो होगा ही, क्योंकि कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है नहीं, अटैच भी होगा, डिसॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन चल सकता है इसके अंदर, एब्जॉर्प्शन। अब ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएंगे, और किसी कंडीशन पे ही आप इसको क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। अभी अभी हमने पढ़ा कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बट एक बात आती है कि जब प्रेशर कम करते हैं तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस के अंदर प्रेशर कम करने से डिसॉर्प्शन होगा। क्या होगा, डिसॉर्प्शन। और यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने से तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, बट डिक्रीज करने से क्या होगा, डिसॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन से बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। अब इसमें आगे देखिए, और भी काफी पॉइंट्स हैं इसके। एक हम लोग अभी भी बात करके आए हैं,
फिजिकल और केमिकल के अंदर टेम्परेचर बेसिस पे। तो फिजिकल वाले केस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट यहां पर क्या होगा, इनिशियली बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज, एंड देन डिक्रीजेस। और एक बात और हमने डिस्कस करी थी यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं है। हमने ग्राफ बनाया था ना इस तरह का, x/m, और ये हमारे पास क्या था, टेम्परेचर। यहां पर ग्राफ बना था इस तरह का, तो यहां पर किसका रोल था, एक्टिवेशन एनर्जी का, और यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी। फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमारे पास बनती है क्या, मल्टी लेयर। क्या बनती है, मल्टी लेयर। और यहां पर क्या बनती है, मोनो लेयर। क्या बनेगी, मोनो लेयर। अब देखो मल्टी लेयर और मोनो लेयर में क्या डिफरेंस है। मल्टी लेयर का मतलब क्या बेटा, पार्टिकल, जैसे मान लो ये मैंने एक लेयर बनाई, इसके ऊपर दूसरी लेयर बना दी, इसके ऊपर तीसरी लेयर बना दी, ठीक है। तो सारी की सारी लेयर कौन सी है, वेंडरवाल फोर्सेस है ना। बट इसमें क्या होता है, जो पहली लेयर है ना उसके अंदर तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। अब मान लो मैं इसके ऊपर एक दूसरी लेयर बना रहा हूं, ठीक है। जो नीचे वाली लेयर है, बिल्कुल पहली लेयर है, उसी में केमिकल बॉन्ड है, बाकी सब में कौन सी है, वीक बॉन्ड है। तो इसमें जो केमिकली बनेगा वो कितनी लेयर बनेगी, 1। और यहाँ पर सारे के सारे कौन से होते हैं, वीक। तो यहाँ पर हम कितनी भी लेयर बना सकते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन फॉर्म मल्टी लेयर और केमिकल एडजॉर्प्शन फॉर्म मोनो लेयर। थैंक्स ऑल ऑफ यू।